नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम फिजिक्स के यूनिट 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया समझने वाले हैं। हाँ, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ये वो लॉ है जो बताता है कि बिजली कैसे बनती है और ये जनरेटर से लेकर ट्रांसफॉर्मर्स तक हर जगह काम आता है, और हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जाम में लिखने लायक भाषा में समझेंगे। ताकि डर खत्म हो और कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए। हाँ, और हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या ये पॉसिबल है कि एक तार के लूप में बिना किसी बैटरी को जोड़े इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा सके? ज्यादातर पावर स्टेशंस में बड़े-बड़े जनरेटर्स यही तो करते हैं, पर कैसे? इसका जवाब फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स में छिपा है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक कॉइल और मैग्नेट दोनों रुके हुए हैं तो कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन अगर एक मैग्नेट को कॉइल के पास या दूर ले जाया जाए, ओके, या कॉइल के पास रखी दूसरी कॉइल में करंट को बदला जाए, तो पहली कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। अच्छा, यानी असल की बदलाव है, चेंज। ठीक है। तो ये बदलाव ही असल खेल है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए कि एक कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस माने इलेक्ट्रॉन्स गाड़ियों की तरह हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गाड़ियां हैं। और मैग्नेटिक फील्ड एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। ओके, अगर सिग्नल यानी मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी है, लाल या हरा, तो ट्रैफिक यानी चार्जेस या तो रुका रहता है या एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है। कोई नया करंट फ्लो नहीं होता। मतलब स्टेडी स्टेट में कुछ नहीं होता। Correct. पर जैसे ही सिग्नल बदलता है, लाल से हरा या हरे से लाल, गाड़ियां माने चार्जेस चलना शुरू कर देती हैं या रुक जाती हैं। उन्हें एक पुश मिलता है। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल इसी तरह है। जब किसी कंडक्टर के आसपास का मैग्नेटिक एनवायरनमेंट बदलता है, तो वो चार्जेस पर एक पुश डालता है। और इसी पुश को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। बिल्कुल, और अगर सर्किट पूरा हो तो करंट बहने लगता है। मतलब नो चेंज, नो करंट। एग्जैक्टली, नो चेंज इन मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, नो इंड्यूस्ड करंट। तो इस मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को फिजिक्स की भाषा में कैसे नापते हैं? यहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स का आइडिया आता है ना? बिल्कुल, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम फाई बी से दिखाते हैं, ये बताता है कि किसी सरफेस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। ओके, इसे एक सिंपल फॉर्मूला से समझ सकते हैं। फाई बी इक्वल्स बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। ओके, बी है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ए है सरफेस का एरिया, और थीटा और थीटा फील्ड लाइंस और सरफेस के नॉर्मल के बीच का एंगल है। कितनी झुकी हुई है पे डिपेंड करता है। परफेक्ट एनालॉजी। और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव से फैराडे ने अपना लॉ बनाया। तो एग्जाम के लिए फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार लॉ ये है: The magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. और मैथमेटिकली इसे लिखते हैं Mathematically, epsilon is equal to minus n d phi b dt. ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी वो वोल्टेज जो पैदा हुआ। सही है। एन है कॉइल में तारों के टर्न्स की संख्या। जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा असर। हाँ, और डी फाई बी डी टी ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने की रफ्तार है, रेट ऑफ चेंज। और वो नेगेटिव साइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ओह, इट इज। वो नेगेटिव साइन लेंज़ेज़ लॉ को दिखाता है, जो बताता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस बदलाव का विरोध मतलब अपोज करेगा जिसने उसे पैदा किया है। अच्छा, नेचर का इनर्शिया जैसा कुछ? एक तरह से, हाँ। इट ऑलवेज फाइट्स द चेंज। ठीक है, तो इस लॉ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये काम कैसे करता है? इसे 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, एक कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उससे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है। ओके, फ्लक्स लिंक हो गया। स्टेप 2, अगर हम बी, ए या थीटा मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ, लूप का एरिया या ओरिएंटेशन, इनमें से कुछ भी समय के साथ बदलते हैं तो लिंक्ड फ्लक्स भी बदलता है। बदलाव आ गया। स्टेप 3, फैराडेज लॉ के मुताबिक फ्लक्स के बदलने की रफ्तार मतलब डी फाई बी डी टी के बराबर एक ईएमएफ, एक वोल्टेज लूप में इंड्यूस हो जाता है। राइट। एंड स्टेप 4, अगर लूप बंद है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक करंट को ड्राइव करता है जिसकी वैल्यू ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू एप्सिलॉन R होती है। चलिए एक बहुत ही छोटा सिंपल सा एग्जाम्पल लेके, मान लीजिए नंबर्स बहुत छोटे हैं। जरूर। मान लीजिए एक कॉइल है
जिसमें 200 टर्न्स हैं, n = 200। ओके उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स 0.1 सेकेंड्स में, जो कि बहुत तेज है, 0.02 वेबर्स से घटकर 0 हो जाता है। 0.1 सेकेंड्स में 0.02 से 0। ठीक है, तो फ्लक्स में बदलाव मतलब डेल्टा फाई भी हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। बिल्कुल 0 माइनस 0.02 यानी माइनस 0.02 वेबर्स। राइट। अब फैराडेज लॉ मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बी डेल्टा टी। ओके, नंबर्स प्लग इन करते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 0.1। 0.02 डिवाइडेड बाय 0.1 होता है 0.2। करेक्ट। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 200 टाइम्स 0.2 व्हिच इज 40 वोल्ट्स। 40 वोल्ट्स। ये तो काफी है। हाँ, मतलब फ्लक्स के इतने से बदलाव से 40 वोल्ट का ईएमएफ पैदा हो गया। और अगर यही बदलाव और तेजी से होता से 0.01 सेकंड में तो ईएमएफ और भी ज्यादा होता, 10 गुना ज्यादा, 400 वोल्ट्स। साइलेंट किलर्स यू कैन से। ओके। पहली गलती, एक स्टेशनरी लूप के पास सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड रख देने से करंट पैदा हो जाएगा। ये तो नहीं। करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना काफी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलना जरूरी है। एक स्टेडी फील्ड जिसमें कोई बदलाव या मोशन नहीं है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं करता। इसके लिए कोई मेमोरी हो? हाँ, नो चेंज इन फ्लक्स, नो करंट इन द सर्किट। ओके, एंड द सेकंड वन? दूसरी गलती, इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ फ्लक्स के इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है। मतलब लोग रेट ऑफ चेंज को भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। सही बात यह है कि ईएमएफ इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितनी तेजी से बदला है। अगर फ्लक्स को धीरे धीरे बदलेंगे तो कम ईएमएफ पैदा होगा, और अगर तेजी से बदलेंगे तो ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। इसके लिए मेमोरी हुक? आप कह सकते हैं, नो हरी इन फ्लक्स, नो हाई वोल्टेज। परफेक्ट। तो ये टॉपिक फिजिक्स के दूसरे आइडिया से कैसे जोड़ता है? ये टॉपिक एक बहुत सुंदर कनेक्शन बनाता है पिछले टॉपिक से। हाँ, पहले हमने पढ़ा था कि स्टेडी करंट मतलब मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। हाँ, फैराडेज लॉ इसका ठीक उल्टा दिखाता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस को मूव करा सकता है, मतलब करंट बना सकता है। एग्जैक्टली। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच की सिमेट्री को पूरा करता है। और आगे के टॉपिक्स के लिए? ये लॉ एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर जैसे डिवाइसेस को समझने की नींव रखता है। फाउंडेशन है। बिना इस लॉ के हम ये नहीं समझ सकते कि बड़े पैमाने पर बिजली कैसे बनती है और उसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो आज की चर्चा के 3-4 सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? समरी के लिए ये बातें याद रखें। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी किसी क्लोज्ड सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो उसमें एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। ओके, चेंज इज की। दूसरा, फैराडेज लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने की दर मतलब रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू -n d phi b dt। फास्टर द चेंज, मोर द ईएमएफ। तीसरा, फ्लक्स बदलने के तरीके। फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड B बदलकर, लूप का एरिया A बदलकर या लूप का ओरिएंटेशन थीटा बदलकर बदला जा सकता है। 3 ways टू चेंज। गॉट इट। और चौथा, की आइडिया। बदलाव ही इंडक्शन की वजह है। यू कैन से चेंज इन फ्लक्स किक्स चार्जेस। बिल्कुल साफ। फैराडेज लॉ सिर्फ एक समीकरण नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बुनियाद है। तो आज हमने देखा कि कैसे मैग्नेटिज्म और मोशन मिलकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। यहाँ एक सोचने वाले बात छोड़ जाते हैं। प्लीज। हमने देखा कि चलते हुए कंडक्टर में मोशनल ईएमएफ पैदा होता है, पर फैराडेज लॉ ये भी कहता है कि अगर कंडक्टर रुका रहे और मैग्नेटिक फील्ड बदले तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ, दोनों ही केसेस में ईएमएफ तो इंड्यूस होता है। ये दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, जो हमें रिलेटिविटी के प्रिंसिपल की तरफ एक इशारा देती हैं। हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मोशन और फील्ड्स के बीच का रिश्ता हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है? इस पर सोचिए।